द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था, माई गोल इज सिंपल, इट इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, व्हाई इट इज एज इट इज एंड व्हाई इट एग्जिस्ट्स एट ऑल। जब हम यूनिवर्स के वास्टनेस एंड उसके ट्रूथ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एंडलेस क्वेश्चंस रेज होने लगते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्स? क्या है हमारा प्लेस इस मैग्निफिसेंट कॉस्मोस में? हाउ डज इट ऑल कम इनटू एग्जिस्टेंस? और ये सब फंक्शन कैसे करता है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हुए हम एक जर्नी पर निकलते हैं जहां साइंस, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी के महान थ्योरीज की दुनिया हमारे सामने खुलती है। सो आज की समरी में मैं एस्थेटिक नरेटर आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग सी जर्नी लेकर आई हूँ जो कि होने वाला है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बुक के बारे में, जिसे स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। बट इस समरी को शुरू करने से पहले या फिर इस जर्नी में डाइव करने से पहले एक चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इस पर्टिकुलर बुक की जब मैं रीडिंग कर रही थी तो आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ बुक है, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स एंड साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड ये सारी चीज़ों से ये बुक कम्प्लीटली भरा हुआ है। एंड आई रियलाइज जब मैं इसकी समरीज बनाना शुरू की कि अभी तक इस चैनल में मैंने जितनी भी समरीज पहले से पोस्ट की है ना, ये बुक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। आई स्वेयर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मैंने एक पेज बाय पेज इस सारी चीज़ों को लिखकर एक बहुत ही ह्यूज समरी आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, सो दैट इन सिंपल वर्ड्स आपको ओवरऑल इस बुक में क्या कहा गया है वो अच्छे से समझ में आए। एंड ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा टाइम मुझे अभी तक इसी समरी को प्रिपेयर करने में लगा है, बिकॉज एक जर्नी की तरह चलना, स्टेप बाय स्टेप स्पेस के सारे प्रोसेसेस को समझना और उसे इस तरीके से क्राफ्ट करना कि आप लोगों के लिए भी वो सुनने में एंड ग्रास्प करने में, एब्जॉर्ब करने में ईजी हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़े ही प्यार और बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये समरी बनाई है। एंड आई रियली होप कि आपको ये समरी बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर मेरे ये एफर्ट्स आप पूरी समरी सुन लीजिए एंड अगर एंड में आपको ये एफर्ट्स मेरे अच्छे लगे हो, अगर ये समरी आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो ना, तो मुझे आपसे सिर्फ एक स्माइल के साथ एक लाइक चाहिए। बस एक लाइक करना है आपको, प्लीज़। वो कर देंगे ना तो आई विल फील कि ओके, इतने टाइम का मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड नाउ without any delay, I think I should start with the summary. So let's begin. Introduction. Theory of Everything एक ऐसी बुक है जो हमें एनिग्मेटिक यूनिवर्स, एक रहस्यमय ब्रह्मांड के डेप्थ तक ले जाती है। ये एक कैप्टिवेटिव एंड इंटरेस्टिंग जर्नी है जहाँ साइंस, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी के अमालगमेशन और संगम से उजागर होने वाले थॉट्स का रिमार्केबल कलेक्शन प्रेजेंट किया गया है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक सीरीज ऑफ लेक्चर है जो हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने दी है, और इन लेक्चर्स का गोल है वो चीज़ें आउटलाइन करना जो हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री के बारे में साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। As a result, he offers a history of science's understanding of the universe. इसके साथ वो बिग बैंग के इमीडिएटली होने वाले इवेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। वो कॉस्मोलॉजिकल फील्ड्स के बारे में भी बताते हैं, of which he is most famous for, the study of black holes. ये बुक हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नई समझ और गहराई प्रोवाइड करती है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव देती है और हमें विश्वास करने के लिए इंस्पिरेशन एंड नॉलेज देती है। अगर आप एक नए डायरेक्शन में विचार करना और सच्चाई की खोज करना चाहते हैं तो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आपके लिए कैप्टिवेटिंग बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव जर्नी
जहां सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग की और उनकी रोलर कोस्टर लाइफ की। This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator. And now, without any delay, let's dive into the content. Stephen Hawking हिस्ट्री में सबसे ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट माने जाते थे। बिग बैंग से ब्लैक होल्स तक उनका नाम यूनिवर्स के ओरिजिन और संरचना पर उठाया गया है। स्टीफन हॉकिंस का बर्थ ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर्स की फैमिली में हुआ था। उन्होंने 1959 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू की। He received a first class BA degree in physics. उन्होंने 1962 में ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में अपनी ग्रेजुएट वर्क स्टार्ट की। उन्होंने मार्च 1966 में अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स स्पेशलाइजिंग इन जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में PhD डिग्री ऑब्टेन की। उन्हें 1979 से 2009 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ल्यूकाशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स अपॉइंट किया गया था, जैसा कि आइजैक न्यूटन थे। एट द एज ऑफ 21 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी पढ़ते समय ही वॉज डायग्नोस्ड विद एम्योट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS, जिसकी वजह से ग्रेजुअली उनके बॉडी पार्ट्स फंक्शंस करना बंद कर दिए थे। उन्हें बताया गया कि वो बस 2-3 साल और जिंदा रह सकते हैं। स्टार्टिंग में उनके कुछ बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हुए एंड धीरे धीरे और सीरियस होते हुए पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। इस डिजीज की वजह से उन्होंने अपने लिखने की कैपेबिलिटी खो दी। ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर मशीन का इन्वेंशन हुआ, जिसके साथ हम सब उन्हें साइंस इवेंट्स में अक्सर देखा करते थे। उन्होंने मल्टीपल बुक्स भी लिखे, जिसमें से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बाय द वे, इस बुक की भी फुल ऑडियो बुक आपको हमारे प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल में ज़रूर मिल जाएगी। सो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक, जो पूरी दुनिया में साइंस की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है, जो साइंस के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें काफ़ी इजी वे में समझाती है। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया को भी डिस्कवर किया। उनकी लाइफ स्टोरी के कुछ पार्ट्स को 2014 की फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में डिपिक्ट किया गया था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द फर्स्ट लेक्चर, आइडियाज अबाउट द यूनिवर्स। एंशिएंट टाइम्स में एरिस्टोटल की बुक ऑन द हेवेंस में उन्होंने अर्थ को राउंड बॉल मानने में 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। फर्स्टली, उन्होंने ये जान लिया कि सन एंड मून के बीच अर्थ का आना ही ल्यूनर इक्लिप्स का रीजन था, और मून पर अर्थ का शैडो हमेशा राउंड होता है, जो सचमुच तब हो सकता था जब अर्थ स्फेरिकल हो, राउंड हो। अगर अर्थ एक फ्लैट डिस्क होती तो शैडो इलोंगेटेड होता। यहाँ तक कि ल्यूनर इक्लिप्स सिर्फ तब होता जब सन डिस्क के सेंटर के साथ सीधे ऊपर होता। सेकेंडली, ग्रीक्स अपने ट्रैवल्स के थ्रू ये जानते थे कि पोल स्टार सदर्न रीजन में देखने पर नॉर्दर्न रीजन के कंपैरेटिवली नीचे दिखाई देते हैं। ग्रीक एंड ग्रीक लैंड्स में पोल स्टार की दिखाई गई आपात स्थिति के अंतर से एरिस्टोटल ने अर्थ के चारों ओर की दूरी के लिए एक अनुमान भी दिया, which was approximately 4,000 stadia, and this remains the most accurate estimation still in use today. एरिस्टोटल ने यह भी माना कि अर्थ स्फेरिकल और स्टेशनरी है और इसके चारों ओर सेलेस्टियल बॉडीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑल्दो एरिस्टोटल के कंक्लूजन सही थे, लेकिन उनकी थ्योरीज में फ्लॉज थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये माना कि अर्थ स्टेशनरी है और सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। बाद में टॉलेमी ने
इन आइडियाज पर 1st सेंचुरी एडी में बिल्ड किया। उन्होंने अर्थ के सेंटर में एक कंप्लीट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाया जिसमें मून, सन, स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ले जाने वाले 8 स्फीयर्स की बात की जिससे अर्थ सराउंडेड था। हाउएवर, इस मॉडल में फ्लॉज थे और 1514 में निकोलस कोपर्निकस ने एक इजी मॉडल सजेस्ट की। सन सेंटर में स्टेशनरी स्टेट में है जबकि अर्थ और प्लैनेट्स सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई और लोग थे जिन्होंने पुराने मॉडल्स के अगेंस्ट बोलने का स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन सोशल प्रेशर्स की वजह से वो लोग पब्लिकली अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट नहीं कर पाए। कोपर्निकस ने भी अपनी ये थ्योरी, अपना मॉडल अपराध के आरोप में ना पड़ने के डर से एनोनिमसली ही पब्लिश किया। लगभग 100 इयर्स तक किसी ने भी इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। यूरोप एंड एशिया में स्पेशली एस्ट्रोनॉमर्स को प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट था। एशिया में इंडिया के आर्यभट्ट इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते थे। उन्होंने प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में उस वक्त लोगों को बहुत सी डीप इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने के बाद पता लगाई जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने इस फील्ड में अपना इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया। अब लोग इस बारे में डिस्कस करने लगे कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस दौरान जोहानिस केपलर एंड गैलीलियो ने कोपर्निकस के मॉडल का पब्लिकली सपोर्ट करना शुरू किया और रिसेंटली इन्वेंटेड टेलीस्कोप ने कोपर्निकस के व्यूज को सपोर्ट किया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। गैलीलियो ने देखा कि कई मून्स जुपिटर के अराउंड घूमते हैं। इसका मतलब था कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज को अर्थ के ही अराउंड घूमने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, कुछ लोग अब भी इस बात से डिनाई करते थे कि अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने कहा कि जुपिटर के मून्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड पाथ्स में मूव करते हैं जो कि उन्हें जुपिटर के चारों ओर घूमने की सुझाव देती हैं। केपलर ने न सिर्फ ये बताया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, बल्कि ये भी बताया कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार दैट इज एक एग लाइक स्ट्रक्चर के वे में रिवॉल्व होती है, जिसकी वजह से अर्थ में अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यूनिवर्स के बारे में सबसे बड़ा मिस्ट्री 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन द्वारा हाईलाइट किया गया था। इंग्लैंड के साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन अर्थ के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट में से एक हैं। उन्होंने अपने बुक्स में फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और वो हर एक बुक आगे जाकर एक नए रिसर्च का फील्ड बना। फिजिक्स में आज भी न्यूटन को सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया द मैथमेटिका में कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज बताए, लेकिन ये बुक इन फॉर्मूलेज से ज्यादा एक रूल की वजह से फेमस हुई जिसने फिजिक्स के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया, और वो रूल था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के इस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही रीजन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसे अल्टीमेटली अर्थ पे ही रिटर्न होनी होती है। न्यूटन ने अपने इस लॉ के थ्रू उस टाइम के काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल, क्यों लूनर एंड सोलर इक्लिप्सेस होते हैं? लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जिन्हें न्यूटन अपने लॉ से नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। इसका रीजन ये भी था कि उस टाइम साइंस के फील्ड में ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिनके कारण न्यूटन को अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग्स में काफी स्ट्रगल्स हुए। 17th सेंचुरी में
जब वर्ल्ड रूलर्स किंग्स की गुलामी तक लिमिटेड थी, तब न्यूटन इस तरह के रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्या न्यूटन के थ्योरीज ने ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया? नॉट एट ऑल। न्यूटन के इस लॉ ने साइंटिस्ट के सामने एक और बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया था। दैट इज, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अल्टीमेटली सारे प्लैनेट्स आपस में कोलाइड क्यों नहीं होते? वो आपस में क्यों नहीं टकराते? क्यों मून इतने सालों के बाद भी अर्थ पे आके नहीं गिरा? और क्यों ये अर्थ अपने से काफी गुना बड़े सन के अंदर जाके मर्ज नहीं हो गया? इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए कई लोगों ने ये सजेस्ट किया कि शायद ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस ज्यादा होने पर रिपल्शन करता है और ऑब्जेक्ट्स के पास में आने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह एक्ट करता है। लेकिन इन सजेशंस को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि इस तरह से तो अगर कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा भी दूर हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो दूर होता ही चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये लिमिटेड लाइन को क्रॉस किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू दूसरे प्लैनेट की ओर खींचते ही चला जाएगा। लेकिन यूनिवर्स में हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में मेंटेन्ड हैं। तो फिर इस बैलेंस का एक्चुअल रीजन क्या है? ये क्वेश्चन सभी साइंटिस्ट को परेशान करने वाला था और यहीं से स्टार्ट हुई यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की थ्योरी, इसका आइडिया। इस ड्यूरेशन में एक और क्वेश्चन था जो कंटिन्यूअसली फिजिसिस्ट के माइंड में रेज हो रहा था, दैट इज यूनिवर्स की शुरुआत। रिलीजियस टेक्स्ट में तो यूनिवर्स के ओरिजिन अराउंड 5000 इयर्स पहले बताई गई, लेकिन साइंटिस्ट अब तक ये समझ चुके थे कि ये फैक्ट इनकरेक्ट है और इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो अब क्वेश्चन आया कि आखिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कैसे? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिवर्स के प्रेजेंट फॉर्म को समझना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ईयर 1929 में एडविन हबल, एक रेनाउंड साइंटिस्ट, ने एक ब्रिलियंट एनालिसिस किया और कहा कि आप जब भी कोई स्टार देखते हैं तो वो स्टार हमसे स्पीडली दूर जा रहा होता है, जिसका मतलब है कि वो स्टार काफी इयर्स पहले हमारे ज्यादा करीब था और क्रोज ऑफ इयर्स पहले हो सकता है कि ये स्टार एक ही जगह सेंट्रलाइज था। यहीं से ओरिजिनेट होती है यूनिवर्स के ओरिजिनेशन का आइडिया, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस आइडिया के अकॉर्डिंग यूनिवर्स पहले एक ही पॉइंट पे सेंट्रलाइज था एंड इस पॉइंट का डेंसिटी एक्सट्रीम था और इस जगह से बाहर कहीं कुछ भी नहीं था। एंड एक दिन जब उसके अंदर का फोर्स बहुत बढ़ गया तो एक मैसिव ब्लास्ट ने इस पॉइंट को स्प्रेड कर दिया और स्टार्स के रूप में वो इस यूनिवर्स में एक्सपैंड होकर स्प्रेड हो गए। ये स्टार्स आज भी ऐसे ही एक्सपैंड हो रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। धीरे धीरे 20th सेंचुरी आने तक काफ़ी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हम यूनिवर्स के गहरे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने लगे, लेकिन इसके ओरिजिन अभी भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई थी। इसके बाद 20th सेंचुरी के एंड में बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। बिग बैंग थ्योरी के तहत यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस मिल रही थी और इसके साथ ही ब्लैक होल और यूनिवर्स की एक्चुअल स्टेटस के बारे में भी लोग बात करने लगे थे। जब दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, तब एक इंसान जो व्हील चेयर पे था, जो बोल नहीं सकता था, जो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकता था, उसने अपने थ्योरी से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो इंसान थे सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक, स्टीफन हॉकिंग। डेडली डिजीज के होने के बावजूद फिजिक्स के फील्ड में
वो नए नए काम पब्लिश करते जा रहे थे। एक कंप्यूटर डिवाइस की हेल्प से वो अपने थॉट्स एंड आइडियाज शेयर करते रहे। उनकी एक बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक ऐसी बुक है जिसे दुनिया भर के बड़े से बड़े साइंटिस्ट आज भी इस बुक को एक ना एक बार जरूर रीड करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2, द सेकेंड लेक्चर, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद साइंटिस्ट ये मानने लगे थे कि यूनिवर्स में सिर्फ हमारी मिल्की वे ही प्रेजेंट है और ये मिल्की वे ही यूनिवर्स है। लेकिन 1924 में एडविन हबल के ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस ने इस नोशन को शैटर कर दिया और बहुत सारी और भी गैलेक्सीज के प्रेजेंट होने के बारे में कहा कि यूनिवर्स में सिर्फ हमारी मिल्की वे ही नहीं बल्कि इसी टाइप की मिलियंस ऑफ और भी मिल्की वेज प्रेजेंट हैं। अपनी इस बात को जस्टिफाई एंड प्रूफ करने के लिए हबल ने दूसरे मिल्की वे में प्रेजेंट स्टार्स से अर्थ का डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने इस स्टार से आने वाली लाइट को अपना बेसिस बनाया। जब भी कोई स्टार शाइन करता है तो हमारे पास पहुंचने वाली उसकी लाइट 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, उस स्टार की लाइट कितनी ब्राइट है एंड सेकंड, उस स्टार का डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितना है। हबल ने ये क्लेम किया था कि यूनिवर्स में कई सारे स्पेशल एंड यूनिक स्टार्स होते हैं जिनकी रोशनी की तीव्रता दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा स्टेबल रहती है और अगर हम इन स्टार्स के इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दूसरे मिल्की वे के स्टार्स के इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो हम इजीली दूसरे मिल्की वे का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इस तरह से इस लॉजिक का यूज करके हबल ने 9 डिफरेंट मिल्की वेज से अर्थ के डिस्टेंस को मेजर किया। यहाँ पर इंडिविजुअल मिल्की वे को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का वे है जो इन सभी मिल्की वे के बीच का एक लौता डिफरेंस होता है और वो है इनकी लाइट्स का कलर। न्यूटन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से जो लाइट्स पे किए गए थे ये कंक्लूजन दिया था कि लाइट जो यूजुअली कलरलेस दिखता है उसे अगर प्रिज्म से निकाला जाए तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है और इसे उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम अलग अलग स्टार की लाइट्स को प्रिज्म से पास करके उसके स्पेक्ट्रम को रीड करते हैं और जिस कलर की स्पेक्ट्रम में एब्सेंस होती है उसे ध्यान में रखते हैं। यूनिवर्स में प्रेजेंट ऑलमोस्ट हर केमिकल का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है जो स्पेक्ट्रम में एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सन की लाइट में भी 7 कलर्स होते हैं और जब ये लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। रेनबो में इसी रीजन से 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं। अब जिस कलर को प्रिज्म से पास करने पर वो जिसे एब्जॉर्ब कर लेगा वो कलर बाहर नहीं आ पाएगा बट प्रिज्म खुद उसी कलर का दिखाई देगा जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा। विच मीन्स कि जब आप किसी रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब उन 7 कलर्स पर सनरेज गिरा तो उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने सिर्फ रेड कलर को एब्जॉर्ब किया और बाकी रिमेनिंग कलर्स को एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जिसके रीजन से वो ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर की दिखाई देती है। प्लैनेट्स के साथ भी यही होता है। जब प्लैनेट से आने वाले लाइट्स को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो उसने कोई एक स्पेशल कलर एब्सेंट होता है एंड यही कलर उस प्लैनेट का कलर होता है। हम उस एब्सेंट कलर के बेसिस पर इस फैक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस प्लैनेट से ये लाइट हमें रिसीव हुई है उस प्लैनेट पर कौन सा सब्सटेंस मैक्सिमम क्वांटिटी में है। जब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी बड़े स्केल पर होने लगे तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि धीरे धीरे हर प्लैनेट का ये स्पेशल स्पेसिफिक कलर
रेड कलर के डायरेक्शन में इंक्रीज होते हुए जा रहा था। वही एक स्पेक्ट्रम में टोटल 7 कलर्स पाए जाते हैं, जिसके एंड साइड में रेड एंड दूसरे एंड में पर्पल कलर होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि पर्पल कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी से भी होता है। वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है, एनर्जी उतनी ही कम होती है, which means रेड कलर की एनर्जी सबसे कम एंड पर्पल कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जा रही होती है तो उसके थ्रू हमारे पास आने वाली एनर्जी कम हो जाती है, यानी हम धीरे धीरे रेड कलर की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कलर हमें दिखाई देगा वो रेड कलर की डायरेक्शन में उसकी ओर बढ़ने लगेगा। सो अगर कोई प्लैनेट या सोर्स ऑफ लाइट हमारी तरफ आने लगेगा तो क्लोज होने के कारण उससे आने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पर्पल कलर का रिलेशन ज्यादा एनर्जी से होता है। इसलिए अब हमें ये लाइट पर्पल कलर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। ऑन द अदर हैंड, इसके रेड कलर की ओर बढ़ने का मतलब है वो सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जा रहा है, जबकि पर्पल कलर की ओर बढ़ने का मतलब है कि सोर्स ऑफ लाइट हमारे क्लोज आ रहा है। इस इफेक्ट को साइंटिफिक टर्म्स में द डॉपलर्स इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इन स्टार्स का कलर्स धीरे धीरे रेड कलर की ओर बढ़ रहा था, जिससे पता चलता है कि सभी स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं और यूनिवर्स का कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हो रहा है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को इस बात की होप थी कि यूनिवर्स के अंदर सभी मिल्की वेज बिना किसी स्पेसिफिक पैटर्न के इधर उधर मूव कर रही हैं। इसलिए उन्हें ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद रेड कलर के अलावा पर्पल कलर की ओर भी काफी लाइट्स के झुकाव को देखने मिलेगा। लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि उन्हें एक भी मिल्की वे में कोई भी ऐसा स्टार नहीं मिला जिसका कलर पर्पल कलर की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा हो। इसी से ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया था कि इस यूनिवर्स का कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन हो रहा है और इसी के साथ जो प्रॉब्लम न्यूटन के सामने क्रिएट हुई थी उसका भी सल्यूशन मिल गया। न्यूटन को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ये यूनिवर्स स्टैटिक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी प्लैनेट्स को एक दूसरे के अंदर पुल कर लेगा। बट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के प्रूव होने के साथ ये क्लियर हो गया था कि क्यों अलग अलग मिल्की वेज एक दूसरे के अंदर आकर नहीं मिल जाती हैं। दूसरे प्लैनेट्स एंड मिल्की वेज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बचने के लिए ये जरूरी है कि हर प्लैनेट्स और मिल्की वेज एक फिक्स्ड लिमिट से स्पीडली एक्सपैंड करे, जिससे वो दूसरे मिल्की वे के ग्रेविटेशनल फोर्स के फिक्स्ड लिमिट से बाहर रह सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब अर्थ से किसी रॉकेट को बाहर जाना होता है तो उसे एक फिक्स्ड लिमिट से स्पीडली निकलना होता है। अगर वो रॉकेट उससे कम स्पीड से चलता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का आइडिया 20th सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स में से एक थी। हाउएवर, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की इस बात को न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स से समझा जा सकता है, लेकिन एक स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया लोगों के मन में इतना डोमिनेंट हो चुका था कि लोग इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि फिजिक्स के हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जब अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तब उन्होंने भी ये माना कि यूनिवर्स स्टैटिक है। स्टैटिक यूनिवर्स के आइडिया का लार्ज स्केल एक्सेप्टेंस होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस टाइम जितने भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन सब के रिजल्ट्स में ये कंक्लूजन्स था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट हो या फिर स्पीड ऑफ प्लैनेट्स हो। किसी भी वे से
ये डिपिक्ट नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स मूवेबल है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लोग ये मान रहे थे कि यूनिवर्स एक क्लोज्ड स्फीयर है जिसका एक स्पेसिफिक या फिक्स्ड एंड है और उसके अंदर सभी मिल्की वेज और प्लैनेट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट हैं। फिर लोगों का ये समझना कि एक्चुअल में ये यूनिवर्स खुद ही मूवेबल है, ये एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा अगर कोई साइंटिस्ट ये क्लेम करता है कि यूनिवर्स मूवेबल है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था वो ये होता कि अगर यूनिवर्स मूवेबल है तो वो किस मीडियम में मूव हो रहा है। इसी तरह से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस का एक ऐसा लिस्ट बन जाता जिसका आंसर देना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट स्टैटिक यूनिवर्स बिलीवर्स के इस ग्रुप में एक साइंटिस्ट ऐसा था जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के थ्योरी को प्रूव करने में लगा हुआ था। वो थे सोवियत फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्राइडमैन। इन्होंने हबल के द्वारा यूनिवर्स के एक्सपेंशन के इंफॉर्मेशन देने के काफ़ी साल पहले ही इस थ्योरी को डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स हर तरह से एक ही तरह का दिखाई देता है। इनिशियली उनकी इस बात को निगेट किया गया क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसे काफ़ी फैक्ट्स मिले थे जिनसे ये एस्टैब्लिश होता था कि दूर से आने वाली लाइट से और पास से आने वाली लाइट्स में फ़र्क होता है और डायरेक्शंस को चेंज करने से ये चेंज भी हो जाता है। ईयर 1965 में दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट वुड्रो विल्सन एंड आर्नो एलन पेंजियास न्यू जर्सी में अपने एक माइक्रोवेव रडार पे काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB के लिए ईयर 1978 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी जीता था। जब वो अपने एक माइक्रोवेव रडार पर काम कर रहे थे जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्वायर एंड कलेक्ट कर रहे थे, इस दौरान उन्हें अपने माइक्रोवेव में कुछ आवाजें सुनाई दी। ये साउंड किसी दूर से आने वाले स्टार से निकलने वाले लाइट से आ रही थी। एक्चुअली उनका रडार स्टार से आने वाली लाइट्स को साउंड में चेंज होकर सिग्नल दे रहा था। जब विल्सन एंड पेंजियास ने देखा कि जैसे जैसे लाइट का सोर्स दूर या पास होता है तो आने वाले साउंड में भी चेंजेस होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो इसका यूज ये जानने में कर सकते हैं कि यूनिवर्स दोनों साइड से एक ही तरह का है या अलग अलग। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि किसी भी डायरेक्शन से आने वाली लाइट्स के कारण जनरेट हुई आवाज बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं थी और यूनिवर्स के दोनों साइड से एक जैसी आवाज होने के आइडिया पर एक और स्टैंप लग गया एंड इसी फाइंडिंग्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यूनिवर्स हर साइड से एक तरह का है, इस बात से ये डाउट भी होता है कि शायद हमारा अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर हो, लेकिन यहाँ पर यह बात जानने लायक है कि बाकी मिल्की वेज में प्रेजेंट प्लैनेट्स और स्टार्स से भी हर साइड से आने वाली लाइट्स ये बताती है कि यूनिवर्स चारों साइड से सिमिलर है। इसलिए अगर ये सेम थ्योरी अर्थ पे भी अप्लाइड है तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। इससे रिलेटेड फ्राइडमैन का एक आइडिया ये था कि यूनिवर्स इतने धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है कि एक टाइम में इसका एक्सपेंशन रुक जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी मिल्की वेज एक दूसरे से मिलने लगेंगी। फ्राइडमैन का दूसरा आइडिया ये था कि यूनिवर्स इतने स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कभी नहीं रोक पाएगा। हालांकि इस फोर्स से उसके एक्सपैंड होने का स्पीड थोड़ा स्लो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये उसे कभी रोक नहीं पाएगा। एंड में सभी मिल्की वेज एक दूसरे से दूर जाते रहेंगी। फ्राइडमैन का थर्ड आइडिया ये था
कि यूनिवर्स केवल इतना तेज एक्सपैंड करेगा कि वो 2 मिल्की वेज में होने वाली टक्कर से बच सके। फ्राइडमैन के फर्स्ट आइडिया से उस टाइम के साइंटिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पॉसिबिलिटी सजेस्ट की थी कि शायद यूनिवर्स की सारी मिल्की वेज एक दूसरे से इतनी अट्रैक्ट होने लगती है कि यूनिवर्स एक बंडल की तरह मुड़ने लगता है और एंड में अपने ही दूसरे साइड से मिल जाता है। सो फाइनली फ्राइडमैन का कौन सा आइडिया यूनिवर्स को सबसे क्लोजली डिपिक्ट करता है, ये समझने में सभी साइंटिस्ट्स अपना अपना ओपिनियन देने लगे। हालांकि फ्राइडमैन ने ऐसा कहा था कि मिलियन बिलियन ईयर्स पहले सभी स्टार्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज थे और उन सब के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 0 थी। लेकिन हम अनश्योर हैं कि फ्राइडमैन के कौन से आइडिया और सॉल्यूशंस करेक्ट हैं, क्योंकि हम गैलेक्सी के मास को लेके अनश्योर हैं। मास ऑफ गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग है, क्योंकि इन गैलेक्सीज में डार्क मैटर्स भी प्रेजेंट हैं। डार्क मैटर पार्टिकल से बना होता है जो लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट या फिर एमिट करता है, और इसी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन से भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी डार्क मैटर डायरेक्टली, बट वी नो दैट इट एग्जिस्ट्स, क्योंकि इसका इफेक्ट उन ऑब्जेक्ट पर दिखता है जिसे क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसी तरह हम डार्क मैटर्स के मास को भी आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर सकते, और यहीं से शुरू होती है बिग बैंग की स्टोरी। फ्राइडमैन ने ऐसा कहा था कि मिलियंस एंड बिलियन ईयर्स पहले सभी स्टार्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे और उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 था। आज से कई साल पहले सभी स्टार्स एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड हुए थे। तब एक बड़े स्टार का डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गया था, क्योंकि उस एक स्टार का मास एक्सेसिव हो गया था, जिसके कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी स्टार्स भी इससे दूर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर की एनर्जी एक्सेसिवली बढ़ गई थी, एंड एज अ रिजल्ट एंड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एंड इससे निकले छोटे पीसेस न्यू स्टार्स, प्लैनेट्स और बड़े स्टार्स जैसे कि सन का फॉर्मेशन हुआ, एंड इसी फिनोमेना को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी को हर जगह एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। 1948 में एक ऑल्टरनेट स्टेडी स्टेट थ्योरी सजेस्ट की गई और इसका दावा किया गया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। However, न्यू गैलेक्सीज हमेशा इनके बीच के गैप्स में कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहे हैं। ये न्यू गैलेक्सीज एक नए मैटर से कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते हैं, इसलिए यूनिवर्स हर टाइम और स्पेस के हर पॉइंट पे रफली सेम ही दिखता है। अगर आपको यहाँ तक की समरी थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator. So let's begin Chapter 3. Chapter 3, the third lecture, Black Holes. इस चैप्टर में हम ब्लैक होल्स की मिस्टीरियस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और हमारे यूनिवर्स में इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। Let's dive into the fascinating details presented in this chapter. To begin our exploration, हमें gravitational collapse के fundamental concepts को समझना होगा। जब एक मैसिव स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंड तक पहुंचता है तो उसे अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर एक कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स, दैट इज विनाशात्मक पतन फेस करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि ये स्टार अंदर की ओर इनवर्डली कोलैप्स होने लगता है, जिससे एक स्पेस टाइम रीजन बनता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और इसी को ब्लैक होल भी कहा जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है
उसे अपनी ओर खींच लेता है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी इससे बच के नहीं निकल सकता है। आज तक किसी ने भी ब्लैक होल को देखा नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंस काफी एक्सपेरिमेंट्स में फील किया जा चुका है। प्रेजेंटली जो चीज एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ब्लैक होल ही है, क्योंकि इसके लिमिटलेस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा हम इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जान पाए हैं। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल्स पे काफी डीप स्टडीज एंड रिसर्चेस किए हैं और उन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल्स, थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस एक्सपोज भी किए हैं। उन्होंने समझाया है कि एक ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटेशनल पुल स्पेस एंड टाइम को इतने एक्सटेंट पे विकृत करता है, डिफॉर्म करता है कि इवन फास्टेस्ट पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसके क्लचेस से एस्केप नहीं हो सकते। ये फिनोमिनल रीजन है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इनविजिबल भी हैं। मिशेल ने ये सजेस्ट किया था कि यूनिवर्स में पॉसिबली क्रोर्स ऑफ ऐसे स्टार्स हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर, अभी तक हम इन्हें देखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और मिशेल के इन्हीं स्टार्स को आज ब्लैक होल्स कहा जा सकता है। बाय द वे, उस टाइम पे साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि लाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मिशेल का कहना था कि उस ग्रेविटी की वजह से वो ब्लैक होल की लाइट हम तक नहीं पहुंचती। बट 1915 में आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तब जाकर साइंटिस्ट को ये लगा कि लाइट भी ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्ट होता है। एक और महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हमारे इंडिया के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का ये मानना था कि हमारी मिल्की वे में प्रेजेंट सन से 1.5 टाइम्स ज्यादा वेट रखने वाले स्टार्स खुद को अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बचा सकते। मास के इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। चंद्रशेखर लिमिट का असर यूनिवर्स के काफी सारे स्टार्स पर देखने को मिला। जो भी स्टार्स लिमिट से ज्यादा मास के होते हैं तो वो एंड में ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही जो इससे कम मास के होते हैं वो एक टाइम के बाद सिकुड़ना बंद कर देते हैं। उन्हें वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ईयर 1983 में उन्हें थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जहां उन्होंने कई सारे जवाब दिए, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी था, जैसे कि चंद्रशेखर लिमिट से कम मास रहने वाले स्टार्स के साथ क्या होगा। ये बात काफी टाइम तक किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं लग पाई थी। ईयर 1939 में अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के एक्सपेरिमेंट से इनका आंसर मिला। ओपेनहाइमर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड के फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और एटॉमिक प्रोग्राम को बिल्कुल करीब से देखा, जिससे वो इसके सारे मैकेनिज्म समझ पाए। ओपेनहाइमर ने अपने इन्वेंशंस के जरिए ये कहा था कि ऐसे स्टार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में लाइट के रास्तों को मोड़ता है और ग्रेजुअली स्टार्स और फेड हो जाते हैं। इसके साथ ही लाइट का इनकी तरफ मुड़ना इंक्रीज होने लगता है और एंड में लाइट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इस टाइप के स्टार से बच के निकल सके। तब तक वो स्टार इतना फेड हो चुका होता है कि वो बिल्कुल छोटा बन चुका होता है और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बेहद स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। वहीं अब लाइट भी इससे बच के नहीं निकल सकता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये क्लियर होता है कि लाइट से तेज इस यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं है। इसलिए कोई भी चीज
ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से बचकर नहीं निकल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स की, या ऐसे स्टार्स के ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होने के टाइम की। तो आज तक हमें इन स्टार्स के ब्लैक होल्स बनने के सही टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि टाइम खुद एक टाइप का डायमेंशन है जो कि पूरे यूनिवर्स में एक सा नहीं है, और ये कम्प्लीटली देखने वाले के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो हमारी आवाज़ साउंड वेव्स के थ्रू चारों साइड्स में फैल जाती है और आसपास के लोगों के कानों तक पहुंचती है। बट साउंड को हमारे माउथ से निकलकर दूसरों के ईयर्स तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लैग हो जाता है। इससे आप थंडरिंग एंड लाइटनिंग से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है एंड थंडरिंग की आवाज़ कुछ सेकंड्स के बाद आती है। यही चीज़ हमें दिवाली के रॉकेट्स में भी दिखते हैं, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स फास्टर दैन साउंड। सो जब दिवाली में हम रॉकेट्स चलाते हैं तो हमें हमारे स्काई में पहले अट्रैक्टिव से लाइट्स दिखते हैं एंड उसके कुछ सेकंड्स के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बट जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो लाइट को भी पहुंचने में टाइम लगता है। सन रेज को अर्थ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 मिनट्स लगते हैं। ये टाइम लैग और टाइम इंटरवल्स हम जब प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी करते हैं तब भी दिखाई देते हैं। समय के डिसऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज की बात की थी। उन्होंने कहा था कि टाइम से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स जानना अभी बाकी है। अभी तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बुक में हमने यूनिवर्स एंड ब्लैक होल्स के बारे में कई इंपॉर्टेंट बातों को जाना, लेकिन ब्लैक होल्स के बारे में ऐसी कई मिस्टीरियस बातें भी हैं जो साइंटिस्ट को सरप्राइज की हुई हैं। तो चलिए अब इन बातों को डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, द फोर्थ लेक्चर, ब्लैक होल्स आरंट सो ब्लैक। बात ईयर 1970 की है, जब स्टीफन हॉकिंग का ज़्यादातर ध्यान आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नए इंटरप्रिटेशंस देने पे था और बिग बैंग के सिंगुलैरिटी के बारे में स्टीफन काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, जिसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आ पा रहा था। लेकिन जिस दिन हॉकिंग की बेटी का बर्थ हुआ उस दिन वो सोने जा रहे थे एंड सोने से पहले वो ब्लैक होल्स के बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि ब्लैक होल्स के अंदर के टाइम और ब्लैक होल्स के बाहर के टाइम में क्या डिफरेंस है। वो जब पेनरोज से ब्लैक होल्स के बारे में बात कर रहे थे तब उन्हें उसके बारे में कुछ खास बातें पता चली। हॉकिंग ने पेनरोज को बताया कि ब्लैक होल अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स के कंटिन्यूअस चलने वाला सीक्वेंस है, जिससे एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद बच पाना मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल्स के किनारों पर उसके सर्कमफेरेंस पर हमेशा रेज ऑफ लाइट्स रहती है। ये रेज उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जहां से आगे आने पर ये ब्लैक होल्स के थ्रू स्वैलो कर ली जाती है, निगल ली जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे एक थीफ एंड पुलिस के भागम भाग में थीफ पुलिस से एक कदम आगे तो रहता है लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। सिमिलरली रेज ऑफ लाइट्स भी ब्लैक होल्स के किनारे पर फंसी होती है, जहां से ये ना तो ब्लैक होल से दूर भाग सकती है और ना ही उसके अंदर जा पाती है। अब आप एक ऐसे किसी सिचुएशन को विजुअलाइज करिए जिसमें एक थीफ सामने से पुलिस वाले से बचने के लिए भागता हुआ आता है और किसी दूसरे थीफ से टकरा जाता है। क्या इसका रिजल्ट अब ये नहीं होगा कि दोनों थीफ अब पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे? ऐसा ही कुछ लाइट की उस रे के साथ भी होता है जो ब्लैक होल के किनारों पर फंसी होती है। जब कोई दूसरी रे ऑफ लाइट ठीक पहले वाली रे ऑफ लाइट के सामने से ब्लैक होल की तरफ आकर उस रे से टकरा जाती है, तब दोनों रेज ऑफ लाइट्स ब्लैक होल निगल लेता है।
बट एक्चुअल में ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये हमें कैसे पता चला? एक्चुअली ब्लैक होल के किनारे हमेशा ही ब्राइट एंड शाइनी होते हैं, क्योंकि उसके सर्कमफेरेंस में फंसी हुई रेज ऑफ लाइट होती है जो कभी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती। इसी के बेसिस पर हॉकिंग ने कहा है कि ब्लैक होल पे दो रेज ऑफ लाइट्स आपस में कभी नहीं टकराती, वो हमेशा ही एक दूसरे के पैरेलल होती है। दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हॉकिंग कंटिन्यूअसली ब्लैक होल पर काम करते जा रहे थे। वो ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे थे एंड तभी उन्हें एक थॉट क्लिक हुआ। उन्होंने सोचा कि वो इस ब्लैक होल की एंट्रोपी फाइंड करके इस पजल को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। एंट्रोपी फिजिक्स का वो टर्म है जिससे किसी भी सिस्टम में फैली हुई केओस को फाइंड किया जा सकता है। जो ऑब्जेक्ट जितना स्टेबल होगा उसका एंट्रोपी भी उतना ही कम होगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी किसी सिस्टम को बिना किसी बैरियर के चलने दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। इसका डायरेक्ट रिलेशन सिस्टम में प्रेजेंट एनर्जी से भी होता है। जितनी एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इस एनर्जी को हम कम कर देते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उस सिस्टम की एंट्रोपी पे पड़ता है और वो भी कम हो जाती है। इस फिनोमेना को द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है और उसकी एंट्रोपी में टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं देखा जाता है, और इसके अलावा अगर दो ऐसे सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो उस न्यू सिस्टम की एंट्रोपी दोनों इंडिविजुअल सिस्टम के एंट्रोपी के सम से हमेशा ज्यादा होती है। सिमिलरली लेट्स अज्यूम कि टू डिफरेंट बॉक्सेस हैं जिसमें से एक बॉक्स में ऑक्सीजन का एक एटम है एंड दूसरे बॉक्स में नाइट्रोजन का एक एटम है। इन दोनों बॉक्सेस के बीच में एक वॉल है। अब अगर कोई ये वॉल को हटा दे तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के एटम्स आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के एटम्स के एक सिमिलर मिक्सचर का एक नया सिस्टम बन जाएगा। इस सिचुएशन में ज्यादा डिसऑर्डर है, इसलिए इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंपैरेटिवली साइंस के लॉज काफी डिफरेंट होते हैं। बाकी लॉज जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ एक्सेट्रा वो भी हमेशा अप्लाई होते हैं, वहीं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा अप्लाई नहीं होता। हमारे बॉक्स में सभी गैस एटम्स के होने की पॉसिबिलिटी बॉक्स की एक हाफ पोर्शन में बाद के टाइम में काफी टाइम्स ज्यादा होती है। हाउएवर, अगर किसी के पास ब्लैक होल है तो उसके पास एक इजी वे है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक करने के लिए। उसे सिर्फ कुछ मैटर्स को बहुत सारे एंट्रोपी के साथ ब्लैक होल में फेंक देना है, जिससे बाहर के मैटर के टोटल एंट्रोपी ब्लैक होल से कम हो जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी टोटल एंट्रोपी अभी चेंज नहीं हुई है, बट जब ब्लैक होल के अंदर देखने का कोई वे ही नहीं है तो हम ये नहीं देख सकते कि उसके अंदर कितनी एंट्रोपी है। लेकिन बाहर से देखने वाला कोई इंसान ये जरूर सोच सकता है कि ब्लैक होल में कुछ भी फेंका जाए उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। हॉकिंग के इसी रिसर्च के बाद लोगों की इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गई थी। प्रिंसटन का एक रिसर्च स्टूडेंट जैकब बेकिंस्टन ने एक क्वेश्चन पे अपना सजेशन दिया कि ब्लैक होल का एक्सपेंशन कैसे होता होगा। जैकब का ये बिलीफ था कि जैसे ही एंट्रोपी लेके जाने वाला मैटर ब्लैक होल में गिरेगा तो ब्लैक होल का एक्सपेंशन होगा, जिससे एंट्रोपी का टोटल सम कभी ना बदले। सिमिलरली इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन नहीं होगा। हाउएवर
जैकब का ये सजेशन काफी सारे सिचुएशंस में सेकेंड लॉ को ब्रेक होने से बचा रहा था, लेकिन इसमें कुछ बड़े प्रॉब्लम्स भी थे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि अगर ब्लैक होल एंट्रोपी रखता है तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। इसके कारण एक बॉडी नॉन जीरो टेम्परेचर का एक सर्टेन रेट से रेडिएशन एमिट करेगी। वहीं लो टेम्परेचर पर भी ये बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, बट वो नॉर्मली नोटिस में नहीं आ पाती क्योंकि उसका अमाउंट फेयरली स्मॉल होता है। सेकेंड लॉ के वायलेशन को रोकने के लिए इस रेडिएशन की नेसेसिटी होती है, इसलिए ब्लैक होल को रेडिएशन एमिट करते रहना चाहिए। बट बाय देयर वेरी डेफिनेशन ब्लैक होल ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट आर नॉट सपोज्ड टू एमिट एनीथिंग, इसलिए ऐसा मानना है कि ब्लैक होल से ऐसा रेडिएशन एमिट होती है, ये एक गलत अजम्पशन है। ब्लैक होल रेडिएशन। सितंबर 1973 में हॉकिंग ने मॉस्को के विजिट के दौरान दो लीडिंग सोवियत एक्सपर्ट्स याकूब ज़ेंडोविक एंड अलेक्जेंडर स्टारोबिन्स्की से ब्लैक होल पे डिस्कस किया। उन्होंने हॉकिंग को बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल घूमने वाले ब्लैक होल को, दैट इज रोटेटिंग ब्लैक होल्स को, पार्टिकल्स का क्रिएशन एंड एमिशन करनी चाहिए। हॉकिंग ने जब बाद में इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तो उन्हें इसके बहुत ही सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स मिले। उन्होंने अपने कैलकुलेशंस में ये पाया कि न केवल रोटेटिंग ब्लैक होल्स बल्कि नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स भी एक स्टेडी रेट के साथ पार्टिकल्स का क्रिएशन करते हैं। एंड में हॉकिंग ने ये फाइंड किया कि हर ब्लैक होल अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम के पार्टिकल्स का एमिशन करता है। इट फाइनली कन्विंस्ड हिम दैट द एमिशन वाज रियल and was that the spectrum of the emitted particles was exactly that which would be emitted by a hot body. ये ब्लैक होल उसी रेट से पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं जिससे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ठीक से फॉलो किया जा सके। ये पार्टिकल्स वर्चुअल पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये वर्चुअल पार्टिकल्स रियल पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल्स डिटेक्टर से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। हाउएवर, उनके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एटम्स के एनर्जी में स्मॉल चेंजेस को मेजर जरूर किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन पार्टिकल्स का एक पेयर पॉजिटिव एनर्जी एंड दूसरा पेयर नेगेटिव एनर्जी से फॉर्म होता है। नेगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल बहुत कम टाइम के लिए रह पाते हैं, वहीं परमानेंट रियल पार्टिकल्स मोस्टली पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। हाउएवर, ब्लैक होल के अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें एक रियल पार्टिकल भी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि एक नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल ब्लैक होल में गिरकर रियल एनर्जी वाले पार्टिकल बन जाए। एक डिस्टेंस पर खड़े इंसान के लिए ये ऐसा अपीयर होता है जैसे कि ये एक रियल पार्टिकल ब्लैक होल से ही एमिट हुआ है। ब्लैक होल जितना छोटा होगा, नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल को रियल पार्टिकल बनने के लिए उससे उतना ही कम दूर जाना होगा। दस रेट ऑफ एमिशन भी ज्यादा होगी और उस टाइम ब्लैक होल का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ब्लैक होल से बाहर निकलने वाले पॉजिटिव रेडिएशन को ब्लैक होल में एंटर करने वाले नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स के थ्रू बैलेंस किया जाता है। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू mc² के फॉर्मूले से हम ये समझते हैं कि एनर्जी मास के इक्विवेलेंट है। ब्लैक होल में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो उसके मास को कम कर देता है। जैसे ही ब्लैक होल का मास कम होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है और उससे ब्लैक होल के एंट्रोपी में भी कमी आती है। एमिटेड रेडिएशन का अमाउंट एंट्रोपी के थ्रू किए गए कॉम्पनसेशन से ज्यादा होती है।
एंड इससे सेकेंड लॉ का वायलेशन भी नहीं होता। ब्लैक होल एक्सप्लोजन। ब्लैक होल का मास जितना कम होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। वैसे ही जब ब्लैक होल का मास कम होता है तब उसका टेम्परेचर एंड रेट ऑफ एमिशन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये अभी तक क्लियर नहीं है कि तब क्या होता है जब ब्लैक होल का मास इवेंचुअली एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है। इसका मोस्ट रीजनेबल गेस ये है कि शायद ये एक ट्रेमेंडस बर्स्ट के साथ पूरी तरह से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। ब्लैक होल का मास सन के मास से कुछ टाइम्स ज्यादा है। ये टेम्परेचर यूनिवर्स को फिल करने वाले माइक्रोवेव रेडिएशन के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम है। इसी रीजन से ब्लैक होल एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में कम एमिट करेंगी। हाउएवर, इसका एब्जॉर्प्शन भी काफी कम होगा। अगर यूनिवर्स का हमेशा के लिए एक्सपैंड करना होता तो माइक्रोवेव रेडिएशन का टेम्परेचर गिरते गिरते ब्लैक होल के टेम्परेचर से भी कम हो जाता। तब ब्लैक होल जितना एमिट करता उससे कम एब्जॉर्ब करता और मास लूज करना स्टार्ट कर देगा। बट फिर भी इसका टेम्परेचर इतना कम है कि इसे इवेपोरेट होने में ऑलमोस्ट 10 raised to the power 66 years लगेंगे, जो यूनिवर्स के एज से काफी लंबा है, जो सिर्फ 10 raised to the power 10 years के बराबर है। ऑन द अदर हैंड, जैसा कि हमने पहले देखा था कि यूनिवर्स में कुछ प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं जो यूनिवर्स में प्रेजेंट इरेगुलरिटी से बने होंगे एंड इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होगा जो मच ग्रेटर रेट में रेडिएशन एमिट करता है। स्लाइटली ग्रेटर मास वाले ब्लैक होल स्टिल रेडिएशन एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज, बट विद अ मच शॉर्टर वेवलेंथ और एनर्जी बहुत ज्यादा, जो ऑलमोस्ट 10 लार्ज पावर स्टेशंस को रन कर सकता है। Chapter 5, The Fifth Lecture, The Origin and Fate of the Universe. Throughout 1970s, Hawking mainly black holes पे ही काम कर रहे थे। However, year 1981 में यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन को लेकर उनका इंटरेस्ट फिर से जाग उठा जब वो वैटिकन में कॉस्मोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। तब उस कॉन्फ्रेंस के एंड में सारे पार्टिसिपेंट्स को पोप से मिलवाया गया, जहां पोप ने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की स्टडी करना ठीक है, बट हमें बिग बैंग के बारे में ज़्यादा इंक्वायर या खोज नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का मोमेंट था और इसलिए ये भगवान का किया गया कार्य है। इट इज़ द वर्क ऑफ गॉड। हॉकिंग को याद आया कि कई सदियों पहले गैलीलियो ने जब यूनिवर्स के बारे में बात करनी शुरू की थी तो उस टाइम के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए उन्होंने पोप के साथ इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं समझा। तो चलिए, इससे पहले कि हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बातें करें, हम पहले ये समझ लेते हैं कि आज के टाइम में यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में किस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे द हॉट बिग बैंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन फ्राइडमैन मॉडल के थ्रू किया गया है। इस मॉडल में ये कहा गया है कि यूनिवर्स जब एक्सपैंड होता है तो उसमें प्रेजेंट सभी मैटर्स का टेम्परेचर और रेडिएशन नीचे चला जाता है। सिंस टेम्परेचर पार्टिकल्स के एवरेज एनर्जी का एक सिंपल मेजर है, इसलिए यूनिवर्स के कूल होने के मेजर इफेक्ट इसमें प्रेजेंट मैटर्स पर भी पड़ेगा। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ये पार्टिकल्स इतने स्पीड से घूम रहे होंगे कि न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण ये एक दूसरे के प्रति सभी टाइप्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बच सकते हैं। पर जैसे ही ये कूल डाउन हो जाते हैं,
जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो आपस में टकराने लगते हैं। हॉट बिग बैंग मॉडल एक साइंटिफिक मॉडल है एंड इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है और इसके साथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी टाइम के साथ कम हो गए हैं। यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होने से इन पार्टिकल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एज अ रिजल्ट यूनिवर्स में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड उनके एंटी पार्टिकल्स के फॉर्मेशन हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस सभी एलिमेंट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म हुई। हॉट बिग बैंग मॉडल हमें यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस एंड उसके एवोल्यूशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है। सम ओपन क्वेश्चंस। अब तक हमने इस बुक की समरी में ब्लैक होल्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ जाना है, तो अब हम ब्लैक होल्स एंड यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आने वाले टाइम में हमारे यूनिवर्स को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से चेंज कर देगा। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे आंसर्स तो सॉल्व करता है, बट साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ देता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अर्ली यूनिवर्स इतना हॉट क्यों था? सेकेंडली, यूनिवर्स इतने लार्ज स्केल पर एक समान यूनिफॉर्म क्यों है? Why does it look the same at all points of space and in all directions? थर्ड क्वेश्चन है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक स्पेशल रेट ऑफ एक्सपेंशन से क्यों हुई? क्या सिर्फ कोलैप्स होने से बचने के लिए? एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इस फैक्ट के बावजूद कि यूनिवर्स लार्ज स्केल में इतना यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस है, इसमें स्टार्स और गैलेक्सीज होती हैं जिनका डेवलपमेंट अर्ली यूनिवर्स की डेंसिटी के स्मॉल डिफरेंसेस से हुए हैं जो एक रीजन से दूसरे रीजन तक होते हैं। तो इन डेंसिटी डिफरेंसेस या फ्लक्चुएशंस होने का मेन रीजन क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में इन फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। एंड में हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन बिना किसी स्पेशल मेथोडोलॉजी के फॉर्म हो रहा होगा, जो किसी प्लान के बेसिस पर हुआ फॉर्मेशन नहीं था। इस इंसिडेंट से एक ऐसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ जिसके अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप्स के मिल्की वेज और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इनमें से कुछ फील्ड्स ऐसे थे जो ब्रिलियंट ब्रेन्स वाले लिविंग बींग्स के ओरिजिन के लिए सूटेबल थे। इन्हीं प्लेसेस पर लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है। क्वांटम ग्रेविटी। हॉकिंग एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स एक ही टाइम में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, और उनकी प्रॉपर्टीज को पॉसिबिलिटीज के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का बिहेवियर इनहेरेंटली अनसर्टेन होता है और उसके एग्जैक्ट पोजीशंस एंड वेलोसिटीज को टाइम के साथ साइमल्टेनियसली नहीं जाना जा सकता है। हॉकिंग आगे जाके द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे क्वांटम थ्योरी से डिराइव किया गया है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि बिग बैंग के बाद फर्स्ट टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में यूनिवर्स का एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हुआ और ये रैपिड एक्सपेंशन उस टाइम में एग्जिस्टेड एनर्जी फील्ड्स में क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू चलाया जाता था। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस सर्टेन रीजन को दूसरे से बहुत तेजी से एक्सपैंड करने के कारण यूनिवर्स आज हमें होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के फॉर्म में दिखाई देता है। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन हेल्प्स
to explain why the universe appears so remarkably consistent in all directions. क्वांटम थ्योरी एंड इन्फ्लेशन को मिलाकर हॉकिंग का कहना है कि यूनिवर्स का इनिशियल कंडीशन एक्सपेंशन के दौरान क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू डिटरमाइंड हुई थी। ये फ्लक्चुएशंस स्टार्स, गैलेक्सीज और दूसरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के लिए सीड्स की तरह, एक बीज की तरह एक्ट करते हैं। हॉकिंग की क्वांटम थ्योरी और इन्फ्लेशन का डिस्कशन यूनिवर्स के ओरिजिन और उसकी यूनिफॉर्मिटी को समझने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। ये दिखाती है कि टाइनी पार्टिकल्स का बिहेवियर यूनिवर्स के वास्टनेस को समझने के लिए डीप इम्प्लीकेशंस डाल सकता है। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर। एंड अगर आपको ये ऑडियो बुक किसी और चैनल में सुनने को मिल रहा है तो प्लीज़ एस्थेटिक नरेटर चैनल पे एक कमेंट ज़रूर कर दें। ये पायरेसी हो सकती है एंड प्लीज़ हेल्प अस कि हमारे ये एफर्ट्स इस तरीके से पायरेसी का शिकार ना बने। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ एक लाइक इन सारे एफर्ट्स के लिए ज़रूर कर दें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर 6, द 6th lecture, the direction of time। टाइम के बारे में जो सबसे कॉमन चीज़ हम सब जानते हैं वो ये है कि टाइम हमेशा आगे की तरफ यानी फॉरवर्डली बढ़ता रहता है। बट क्या ये कंप्लीटली सच है? अगर ये सच है तो क्या इसका रिलेशन इस बात से है कि यूनिवर्स भी हमेशा आगे की तरफ ही एक्सपैंड कर रहा है? अच्छा, तो चलिए ये बताइए that why do we remember the past but cannot tell about the future? क्या आप लॉज ऑफ फिजिक्स की खास बात जानते हैं? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फ्यूचर में और पास्ट में डिफरेंटली बिहेव नहीं करते हैं। अगर किसी इंसिडेंट को रिवर्स करके स्टडी करें तो वहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स भी रिवर्स नहीं हो जाती, बल्कि वो लॉज पहले की तरह ही काम करती हैं। 3 मेन टाइप्स के चेंजेस जो हम अपनी दुनिया में होने वाले इंसिडेंसेस में कर सकते हैं, उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स अनचेंज्ड ही रहता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इन 3 ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशंस को हम C, P एंड T कहते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है C, दैट इज चेंजिंग पार्टिकल्स फॉर एंटी पार्टिकल्स। पार्टिकल से एंटी पार्टिकल्स की अदला बदली। सेकेंड ऑपरेशन है P फॉर पीकॉक, दैट इज टेकिंग द मिरर इमेज, मीन्स लेफ्ट एंड राइट का आपस में स्वैप हो जाना, चेंज हो जाना। एंड थर्ड है T फॉर टाइगर, दैट इज रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स, टाइम का उल्टा चलना। यहाँ पर P एंड T में पीकॉक एंड टाइगर मैंने इसलिए कहा है ताकि प्रोनाउंसिएशन में लेटर को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं C, P एंड T। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज द एरोज ऑफ टाइम। अब हम टाइम के एरोज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमें ये समझाएगी कि टाइम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। क्या आपने अपने घर में कभी ग्लास के किसी कप को टूटते हुए देखा है? एक बार टूटने के बाद उस कप का अपने आप पहले जैसा जुड़ जाना एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका रीजन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which says that disorder or entropy always increases with time, which means कि टाइम के साथ कोई डिसऑर्डर हमेशा ही बढ़ती है। In other words, it is Murphy's law. Things get worse.
टाइम के साथ डिसऑर्डर या एंट्रोपी के बढ़ने को ही एन एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। फिजिक्स में टोटल 3 एरोज ऑफ टाइम को कंसिडर किया गया है, वेयर फर्स्ट एरो इज द थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम। टाइम का वो डायरेक्शन जहां डिसऑर्डर और एंट्रोपी इंक्रीज हो। सेकेंड एरो इज द साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। This is the direction in which we feel time passes. And the third arrow is cosmological arrow of time. This is the direction where the universe is expanding rather than contracting. तो चलिए एक एक करके इन एरोज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। The first arrow, the thermodynamic arrow. क्या आपने कभी जिक्सॉ पजल सॉल्व किया है, जिसमें एक पिक्चर के अलग अलग पीसेस को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करना होता है, जिसका सिर्फ एक ही स्पेसिफिक वे होता है। इन पिक्चर्स की एक स्पेशल वे ऑफ अरेंजमेंट है जो हमें एक सही पिक्चर देती है। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इस ऑर्गेनाइज सिस्टम के अलावा बाकी सभी टाइप्स के सिस्टम्स में ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ इसका डिसऑर्डर सिर्फ इंक्रीज ही होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखें। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इसी तरह से किया गया है कि इसमें टाइम के साथ ये डिसऑर्डर या एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हो। द सेकेंड एरो, द साइकोलॉजिकल एरो। इसमें हम उस स्पेशल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिसमें टाइम के साथ हमारे यूनिवर्स में डिसऑर्डर कम होती है। क्या ये सच में पॉसिबल है? इसके लिए हमें ह्यूमन मेमोरी के बारे में बात करनी होगी, लेकिन करंटली हमारे पास ह्यूमन मेमोरी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए और एक्यूरेटली समझने के लिए हम कंप्यूटर के मेमोरी को कंसिडर करते हैं। जब कंप्यूटर की मेमोरी एम्प्टी होती है, कंप्लीटली खाली होती है, तो उसमें सभी तरह की पॉसिबिलिटीज इधर उधर घूमती रहती है। कंप्यूटर में कोई भी मैसेज 0 और 1 के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। जब तक कंप्यूटर्स में कोई कुछ कमांड या इंफॉर्मेशन टाइप नहीं करता, तब तक इसकी मेमोरी पे ये 0 और 1 डिसऑर्गेनाइज्ड वे में स्कैटर्ड रहते हैं। इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो 0 और 1 के फॉर्म में एक स्पेसिफिक कमांड इसके मेमोरी में फीड हो जाती है। ये कमांड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ यहाँ डिसऑर्डर में कमी आई है। तो क्या ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है? इसका आंसर है नहीं। अगर आप कंप्यूटर्स की मेमोरी को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि टाइम के साथ इसका डिसऑर्डर कम हो रहा है, बट आप जब इसे सिस्टम के साथ देखेंगे तो उसके साथ उसके बाकी पार्ट्स भी इन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे कि माउस, डेस्कटॉप, CPU एक्सेट्रा। इससे हमें ये पता है कि इस पूरे सिस्टम के डिसऑर्डर टाइम के साथ बढ़ती है, ना कि कम होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर भी उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में टाइम के साथ डिसऑर्डर बढ़ती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ हमारे यूनिवर्स में डिसऑर्डर बढ़ती है, क्योंकि हम टाइम को उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ रहा है। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि टाइम का ये सेकेंड एरो एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। द थर्ड एरो, द कॉस्मोलॉजिकल एरो। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या यूनिवर्स इसलिए एक्सपैंड होता है क्योंकि इससे टाइम के साथ टोटल डिसऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं, या फिर यूनिवर्स
कंटिन्यूअसली एक्सपैंड ही कर रहा है। इसलिए हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमेशा फंक्शनल पाते हैं। अगर एक दिन यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाए तो क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी रिवर्स हो जाएगा? क्या टाइम के डिसऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस बेसिस पे टाइम ही उल्टा चलना शुरू हो जाएगा और हमें कल होने वाले इंसिडेंसेस के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूनिवर्स तो आने वाले ऑलमोस्ट काफ़ी मिलियन ईयर्स तक भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं करेगा, बट इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने का एक और तरीका है कि हम ब्लैक होल में जाकर देखें। बट ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी एक बार ब्लैक होल में जाने के बाद वहीं स्टक हो जाएगा और हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। Chapter 7, the seventh and the last lecture, the theory of everything. आज तक हमने कई काउंटलेस थ्योरीज पढ़े हैं। उनमें से कुछ हमारे इस नेचर में हमेशा फॉलो होते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी थ्योरीज हैं जिनकी कई एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलती है। बट आज तक हम कोई ऐसी थ्योरी नहीं दे पाए जो नेचर में होने वाले हर एक्टिविटी को एलैबोरेट एंड डिस्क्राइब कर सके। बट ग्रेजुअली नई थ्योरीज देकर हम एंड में ऐसे थ्योरीज तक भी पहुंच जाएंगे जो हर फिनोमेना को डिस्क्राइब कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में जाने बिना हम अपने आसपास होने वाले काउंटलेस केमिकल रिएक्शंस के करेक्ट एक्सप्लेनेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी अपनी आधी जिंदगी इसी टाइप के जॉइंट डॉक्ट्रिन के हंट में निकाल दिए, लेकिन वो टाइम उनके लिए उतना फेवरेबल नहीं था। उस टाइम एटम के न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जिसके कारण वो एक जॉइंट डॉक्ट्रिन के बारे में डीपली स्टडी या गेस नहीं कर पाए। तो उनके इस जर्नी के दौरान काफ़ी सारे और भी डिफरेंट स्ट्रगल्स रहे होंगे। आज से ऑलमोस्ट एक डिकेड पहले हम किसी भी नए इवेंट के लिए नोन थ्योरीज को ही कंसिडर करते हुए उसे एक्सप्लेन करते थे। बट क्या वो एक जॉइंट डॉक्ट्रिन था? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स थी, जिसके कारण हम हर इवेंट के डेप्थ को समझने के लिए अनसक्सेसफुल रहे और उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुपरफिशियली ही कर पाए। फ्यूचर में भी हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जो हम जानते हैं वो ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिजिक्स के बारे में महान लोगों ने कहा है कि आज जो बातें हम फिजिक्स के लॉज के बारे में जानते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। अब तक साइंटिस्ट इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, बजाय इसके कि यूनिवर्स आखिर बना ही क्यों है। ऑन द अदर हैंड, जिन फिलोसोफर्स का ये टास्क था कि वो ये क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढे, वो सब वर्ल्ड में हो रहे डेवलपमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप पैरेलली नहीं चल पाए, और इसी रीजन से फिलोसोफर्स साइंस के कंपैरेटिवली 200 to 300 इयर्स पीछे चल रहे हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि 19th and 20th सेंचुरी में साइंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग से सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी की वजह से ही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हमारी क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग स्पेस कभी भी कम नहीं थी। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के कारण और उसके पर्पस को लेकर हमने काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं। हाउएवर, हम इसमें कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, बट स्टिल हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने की स्ट्रगल अब भी जारी है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इस सर्च को
एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करने का एक बहुत ही अमेजिंग एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट है। स्टीफन हॉकिंग वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने ना केवल काफी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए, बल्कि उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रेज किए हैं जिन्हें फाइंड करना पूरे ह्यूमन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी ये खोज अब भी जारी है और आने वाले टाइम में भी इसी क्यूरियोसिटी के साथ कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है कि हमारे होने का पर्पस ही हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन हो। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जब हम नेचर के सारे इवेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब शायद अपने आप ही वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड कर लेंगे। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स का ये भी मानना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें अधूरा छोड़ देना ही बेहतर होता है। यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स को ना ढूंढना ही शायद ज़्यादा बेहतर है। अब इनमें से किस सजेशन को फॉलो करें और किसे नहीं, ये कम्प्लीटली हम पर और हमारे आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है। बट एक बात हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी ह्यूमंस का सबसे स्पेशल फीचर है जो हमें डिफरेंट न्यू फाइंडिंग्स करने को पुश प्रोवाइड करता है और हमें इसे कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस का मोटिव ही ऐसे अनसॉल्व्ड एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करना है। स्टीफन हॉकिंग की ये बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इसका लाइव एग्जाम्पल है कि ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी उसे कितना कुछ सोचने एंड फाइंड करने के लिए मोटिवेट करती है। इस बुक की समरी हम सबको ना सिर्फ ये फील कराती है कि हमारे लाइफ में कितना कुछ ऐसा अभी भी बाकी है जिसे ढूंढना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि साथ ही ये रियलाइज कराती है कि इस मैसिव यूनिवर्स में हम कितने छोटे होते हुए भी कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी रियलाइज कराती है कि इस पूरे यूनिवर्स में हम इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। सो गाइस, इसके साथ हमारी ये बुक समरी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये पूरी समरी एक एक चैप्टर और इन सारे चैप्टर्स में डिस्कस्ड सारे डिफरेंट मिस्टीरियस टॉपिक्स को आपने पेशेंटली सुना होगा और समझा होगा। आई होप कि मैंने इस बुक समरी के साथ जस्टिस की हो। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। मैंने जो एक और ऑडियो बुक रिकॉर्ड किया था, दैट इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो इस बुक से थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल थी, सो वो समझने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट एज़ कम्पेयर टू दैट बुक, ये जो बुक है ना, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो काफ़ी सिंपल वे में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। सो आई होप कि ये ऑडियो बुक या फिर ये बुक समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ एक जेन्युइन स्माइल के साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगी एक नई ऑडियो बुक लेकर, एक नई बुक की समरी लेकर। सो जल्दी से कमेंट करके मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट समरी किस बुक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।